हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को, जो कि है हमारा 16 अगस्त 2021 का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले हम वन लाइनर पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। यह हमारा शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संरक्षण अधिकारों यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट, यह कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स को मान्यता देने वाला पहला राज्य जो बन गया है वो बन गया हमारा छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य बना हमारा? छत्तीसगढ़ राज्य हमारा बन गया है। आगे चलते हैं। यह देखो, विश्व अंगदान दिवस क्या है हमारा? विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे जिस दिन मनाया जाता है वो मनाया जाता है हमारा 13 अगस्त को, विश्व अंगदान दिवस। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष जिस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, ठीक है, देखो क्या है हमारा ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। ठीक है, वो करिए हमारी 14 अगस्त को। क्या करिए हमारी 14 अगस्त को हमारा विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की घोषणा करिए। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया है वो किसका क्या हमारे? गुजरात का। किसका क्या है? गुजरात का। ठीक है, आगे चलते हैं। यह कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने जिस देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है वो कर लिया है भाई तालिबान ने हमारे अफ़गानिस्तान पर कब्जा। किस पर करा है? अफ़गानिस्तान पर। आगे चलते हैं। यह भारतीय टीम को वर्ष 2012 में अपनी कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले जिस क्रिकेटर ने 28 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लिया है वो है हमारे उन्मुक्त चंद। कौन है हमारे? उन्मुक्त चंद। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस राज्य के रायगढ़ में करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है वह महाराष्ट्र। ठीक है, वो हमारे जो बैंक है हमारी कौन सी? करनाला नागरी सहकारी बैंक, ये हमारी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र वाली बैंक जो उसे आरबीआई ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। आगे चलते हैं। भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व के एथलेटिक्स रैंकिंग में जितने स्थान पर पहुंच गए हैं तो पहुंच गए हमारे दूसरे स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये हमारा ये क्या है? कुछ असम से संबंधित है। ये एक सींग वाला गैंडा कहलाता है। ठीक है, और ये पार्क देखने से लग रहा है कि ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो ये पढ़ते हैं इसके बारे में। ये देखो, काजीरंगा बना भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क जिसके पास हैं 16 लाख रुपए के सैटेलाइट फैंस। कितने लाख रुपए के? 16 लाख रुपए के सैटेलाइट फैंस। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क KZP सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अवैध शिकार को रोकने और समन्वित कामकाज सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करने के लिए अपनी तरह पहले कदम में काजीरंगा नेशनल पार्क के अधिकारियों को सैटेलाइट फ़ोन उपलब्ध कराए गए हैं। क्या कराए गए हैं? सैटेलाइट फ़ोन। आगे चलते हैं। असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ, देखो असम के मुख्य सचिव कौन है हमारे? जिष्णु बरुआ ने काजीरंगा नेशनल पार्क के वन कर्मियों को 10 सैटेलाइट फ़ोन सौंपे हैं।
27 मई को नेशनल पार्क में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, देखो हमारे असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। ठीक है, इस बैठक में पर्यावरण एवं वन मंत्री परिमल शुक्लाई बैद, इस बैठक में पर्यावरण मंत्री एवं वन मंत्री परिमल शुक्लाई बैद, मंत्री अतुल बोरा, ठीक है, वन मंत्री परिमल शुक्लाई बैद और मंत्री अतुल बोरा और केशव महंत काजीरंगा नेशनल पार्क के निदेशक। केशव महंत कौन है? काजीरंगा नेशनल पार्क के निदेशक। आसपास के जिलों के उपायुक्त के साथ साथ वन विभाग की अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। आगे चलते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि 430 वर्ग किलोमीटर विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, वो कितने में? 430 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और ऊपरी असम में 6 श्रेणियों में विभाजित है। कितनी श्रेणियों में है? 6 श्रेणियों में विभाजित है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोई संपर्क नहीं है, फिर भी कनेक्टिविटी काफ़ी कम है। आगे चलते हैं। काजीरंगा पार्क के अधिकारियों को दिए गए सैटेलाइट फोन जो मोबाइल टावरों के बजाय उपग्रहों से संकेत लेते हैं, अधिकांश दूरस्थ स्थानों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे। इस कदम से पार्क द्वारा किए गए अवैध शिकार विरोधी उपायों को बढ़ावा मिलेगा। देखो ये कहीं पे भूकंप आ गया है, इसके बारे में पढ़ते हैं कहाँ का है, कैसा है। यह हमारा हैती भूकंप। हैती में भूकंप से भारी नुकसान, मरने वालों की संख्या 1200 से अधिक हुई। देखो हैती है, हैती देश है, इसमें क्या हुआ? हैती में 7.2 रिक्टर स्केल के आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 1297 पहुंच गई है। यहाँ पर घायलों का आंकड़ा भी 5700 है। कैरेबियाई देश हैती, देखो कहाँ का देश है ये? कैरेबियाई देश हैती में, ठीक है। शक्तिशाली भूकंप तबाही करने वाला था। यहाँ गांव के गांव उजाड़ हो गए। हजारों की संख्या में लोग घरों के पूरी तरह नष्ट हो जाने के बाद विस्थापित हो गए हैं। भूकंप पीड़ितों को भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। कोरोना महामारी और हिंसा की घटनाओं के बीच इस प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य में मुश्किल हो रही है। हैती में कुछ समय पहले ही राष्ट्रपति की हत्या कर दी गई थी। अर्जेंटीना, चिली समेत कई देशों ने मदद की पेशकश की थी। अमेरिका के राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने 15 अगस्त 2021 को, तो देखो राष्ट्रीय तूफान केंद्र कहाँ का? अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने 15 अगस्त 2021 को कहा कि तूफान बहुत शक्तिशाली नहीं होगा, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने आगाह किया कि भारी बारिश और बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने कहा, ठीक है, एरियल हेनरी ने कहा कि वह ऐसे स्थानों पर मदद भिजवा रहे हैं जहां शहर तबाह हो गए हैं और अस्पतालों में भी मरीज भर गए हैं। 14 अगस्त 2021 को हैती के दक्षिण पश्चिम हिस्से में भूकंप आने से कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और भूस्खलन होने से बचाव अभियान प्रभावित हो रहा है। अब तो कोई भूकंप का कोई ना कोई नाम दिया जाएगा, वो हमें फ़िलहाल जीके में याद रखना है, ठीक है। भूकंप के कारण कोरोना वायरस महामारी से पहले पूरी तरह प्रभावित हैती के लोगों की पीड़ा और भी बढ़ गई है। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने कहा है कि भूकंप का केंद्र राजधानी पोर्ट और प्रिंस से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर था। 15 अगस्त 2021 को यहाँ झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 1 महीने की आपात स्थिति की घोषणा की है। कुछ शहर तो लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। हैती पर यह आपदा ऐसे समय आई है जब वह कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है और उसके पास इन संकटों से निपटने के संसाधनों की कमी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है भाई, ठीक है, ध्यान रखियो, जो बाइडेन ने यूएसएड प्रशासक समांथा पावर को हैती को अमेरिकी मदद के लिए
समन्वयक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, एक प्रशासक हैं समांथा पावर। आगे चलते हैं। ये देखो कुछ मुस्लिम लोग हैं और कहाँ के दिखाई दे रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान के लोग हैं। थोड़ा सा आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान संकट, देखो साइगोन वगैरह हैं। चलते हैं आगे। अफ़गानिस्तान में तालिबान का राज आ गया। अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की हड़बड़ी में हुई वापसी से पैदा हुए हालात ने लोगों को वियतनाम युद्ध की याद दिला दी। पूर्वी एशिया के इस देश में अमेरिका, देखो जो वियतनाम है हमारा कहाँ का है, पूर्वी एशिया का देश है। सही है। अमेरिका आया तो कम्युनिज्म को ख़त्म करने के लिए था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि उल्टे पांव भागना पड़ा। उस समय भी अमेरिका को अपने राजनयिकों को निकालने के लिए साइगोन में अपने दूतावास के ऊपर हेलीकॉप्टर उतारने पड़े। अमेरिका ने इस बार भी अपने 3000 सैनिकों को काबुल दूतावास खाली कराने के लिए तैनात किया हुआ है। आइए जानते हैं कि आखिर साइगोन क्या था, जिसे अफ़गानिस्तान की इस अफरा तफरी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब साइगोन में दूतावास, वियतनाम में अमेरिका अपना प्रभुत्व जमाने और कम्युनिज्म ख़त्म करने के नाम पर आया था, लेकिन हालात ये हो गए थे कि अमेरिका को अपने राजनयिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए साइगोन में अपने दूतावास के ऊपर हेलीकॉप्टर उतारने पड़े थे। ठीक ऐसा ही हाल इन दिनों अफ़गानिस्तान का भी है, जहां अमेरिकियों को निकालने के लिए बाइडेन सरकार ने अपनी ताकत झोंक दी है या झोंक दिया है। वियतनाम युद्ध क्या था, देखो इसके बारे में जानते हैं। वियतनाम युद्ध हमारा साल 1955, ठीक है, जो वियतनाम युद्ध था हमारा, ये था हमारा साल 1955 से साल 1975 तक लड़ा गया था। अमेरिका ने इस दौरान सहयोगी दक्षिण वियतनाम, सहयोगी कौन था, दक्षिणी वियतनाम को उत्तरी वियतनाम की कम्युनिस्टी सरकार से बचाने के लिए सेना भेजी थी, जिस कारण यह रूस के शारदिक युद्ध उत्तरी वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार और अमेरिकी सेना के बीच लड़ा गया। अमेरिका ने अगले 3 साल के भीतर वियतनाम में अपने 3 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया है। बाद में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने 1969 में पद के लिए चुनाने जाने के बाद युद्ध की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान अमेरिका में सैनिकों की वापसी का एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। 1974 में अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया और अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू कर दी। इससे पेरिस शांति समझौते के नाम से जाना जाता है। देखो ठीक है, जनवरी 1974 में। सही है, तो पेरिस समझौता कब हुआ हमारा, जनवरी 1974 में। ठीक है, इसे पेरिस शांति समझौते के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। देखो नवरोज़ मुबारक, देखो ये कौन पारसी लोग दिख रहे हैं। आगे चलते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। नवरोज़ मुबारक 2021, जानिए पारसी नववर्ष के इतिहास के बारे में और महत्व के बारे में। पारसी नववर्ष एक क्षेत्रीय त्यौहार है जो फरवार दिन के पहले दिन मनाया जाता है, जो पारसी कैलेंडर का पहला महीना है। ठीक है, जो फरवार के पहले दिन मनाया जाता है और जो कि पारसी कैलेंडर का पहला महीना है। इस त्यौहार को नवरोज़ के नाम से जाना जाता है, जो फारसी शब्द नव और रोज से बना है, जिसका अर्थ है नया दिन। ठीक है, आगे चलते हैं। पारसी नववर्ष का उत्सव हर साल 21 मार्च के आसपास, कब, 21 मार्च के आसपास बसंत विषुव इक्विनॉक्स के आसपास होता है। कब, बसंत विषुव इक्विनॉक्स के आसपास होता है। आगे चलते हैं। हालांकि भारत में पारसी समुदाय शहंशाही कैलेंडर का पालन करता है, जिसमें लीप वर्ष नहीं होता। तो पारसी कैलेंडर में क्या नहीं होता है, लीप वर्ष नहीं होता। इसलिए नवरोज़ का उत्सव अब बसंत विषुव की अपनी मूल तिथि से 200 दिनों के लिए स्थानांतरित हो गया है। कितने दिनों के लिए, 200 दिनों के लिए।
भारत में आजकल पारसी नववर्ष जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। देखो कब, जुलाई और अगस्त के महीने में मनाया जाता है। नवरोज़ 2021 भारत में आज, मतलब भारत में कब मनाया गया, 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। सही है। सबसे पहले ज्ञात एकेश्वरवादी विश्वास में से एक पारसियों द्वारा धर्म का अभ्यास किया जाता है। इस विश्वास का निर्माण 3500 साल पहले प्राचीन ईरान में पैगंबर जरथुस्त्र द्वारा किया गया था। देखो ठीक है, पारसी धर्म का अभ्यास किया जाता है। अब क्या हुआ कि इस विश्वास का निर्माण या धर्म का निर्माण 3500 साल पहले प्राचीन ईरान में पैगंबर, ठीक है। तो इस धर्म का जो प्राचीन ईरान में पैगंबर कौन थे, जो इस धर्म का प्रसार किया गया था, वो जरथुस्त्र द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, हमारा जरथुस्त्र द्वारा। यानी जो पारसी धर्म है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे, जरथुस्त्र द्वारा। ठीक है, ये कौन थे, संस्थापक। ठीक है, आगे चलते हैं। पारसी धर्म 650 ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय तक। अब से देखो, पारसी जो धर्म है हमारा 650 ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय तक फारस यानी ईरान का आधिकारिक धर्म था। देखो कहाँ से, 650 ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय तक, है ना, जो इस्लाम धर्म था उसके उदय तक फारस यानी, अब पहला नाम क्या था ईरान का, अब तो हमारा ईरान है, पहला था हमारा फारस का आधिकारिक धर्म था। यह 1000 से अधिक वर्षों से प्राचीन दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण धर्म भी था। आगे चलते हैं। जब इस्लामी सैनिकों ने फारस पर आक्रमण किया तो कई पारसी भारत में गुजरात और पाकिस्तान की तरफ भाग गए। ठीक है, जब इस्लामी सैनिकों ने फारस पर आक्रमण किया यानी ईरान पर, तो कई पारसी भारत में गुजरात और पाकिस्तान की तरफ भाग गए। पारसी भारत में सबसे बड़ा एकल समूह है। दुनिया भर में अनुमानित कितने, 2.6 मिलियन पारसी हैं। 2.6 मिलियन पारसी हैं। बशने फसली कैलेंडर जो बसंत विषुव इक्विनॉक्स पर नए वर्ष की शुरुआत का दिन है, इसका उपयोग पारसी नववर्ष मनाने के लिए ईरान सहित कई मध्य पूर्वी देशों में पारसी लोगों द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। देखो ये कुछ लगभग पलायन करने की स्थिति में या कुछ अलग ही टाइप के लोग दिख रहे हैं। जानते हैं इनके बारे में, ये लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं। देखो ये है अफ़गानिस्तान पर फिर तालिबान का कब्जा। देखो ये अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अफ़गान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने छोड़ा देश। तो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति जो हैं अशरफ गनी, ठीक है, जो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति हैं वो कौन है, हमारे राष्ट्रपति अशरफ गनी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है क्या नहीं। तालिबान ने फिर अफ़गानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। तालिबान के आतंकियों ने सुबह से ही काबुल की घेराबंदी कर ली। बाद में जब वे काबुल में घुसे, अफ़गानिस्तान की फ़ौज ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश से तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। कहाँ के लिए गए हैं भाई, तजाकिस्तान के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ NSA हमदुल्ला मोहिब समेत कई दूसरे नेताओं ने भी देश छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के कुछ ही घंटों के बाद तालिबान ने काबुल में अफ़गान राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने यह भी कहा है कि अफ़गानिस्तान में सत्ता हस्तांतरण के कोई भी अंतरिम सरकार नहीं बनाई जाएगी।
ठीक है, इसमें जो कोई भी अंतरिम सरकार नहीं बनाई जाएगी, यानी समझौता करके कोई सरकार नहीं बनाई जाएगी। आगे चलते हैं। देखो ये चावल दिख रहे हैं, देखो इन चावलों का क्या होगा, ये कहाँ आएंगे, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, सरकार 2024 तक गरीबों को पोषण युक्त चावल मुहैया कराएगी। देखते हैं कब तक कराएगी, इसके बारे में और पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को घोषणा की कि सरकार कुपोषण की समस्या से निपटने के प्रयासों के तहत मध्याह्न भोजन जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिए गरीबों को वितरित किए जाने वाले चावल को पोषण युक्त फोर्टिफाइड बनाएगी। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह पर, देखो इतने कल परसों भी बताया कि 75वीं सालगिरह बन रही है हमारी, 75वीं सालगिरह पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि कुपोषण और सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी के कारण गरीब बच्चों का विकास प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए फैसला किया गया है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के जरिए गरीबों को दिए जाने वाले चावल को पोषण युक्त बनाया जाएगा। सरकार अपनी अलग अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है उसे फोर्टिफाई करेगी, गरीबों को पोषण युक्त चावल देगी। राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो, मिड डे मील से मिलने वाला चावल हो, वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल फोर्टिफाई कर दिया जाएगा। ये बात कह रहे हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। आगे चलते हैं। भोजन के जरिए शरीर में पोषक तत्व, विटामिन और मिनरल पहुंचते हैं, लेकिन आज के दौर में बदलते खाने के तौर तरीकों और गरीब वर्ग के असंतुलित भोजन की वजह से इनकी कमी बढ़ गई है। इसे दूर करने के लिए कंपनियों द्वारा बनाए गए विटामिन और मिनरल को खाद्य पदार्थों में प्रोसेसिंग के जरिए मिलाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए हमारा इतना ही, नेक्स्ट कल देखेंगे। और हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपको रोज़ इसी तरह वीडियो प्रोवाइड करा सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।